जय हिंद साथियों, सारथी द सक्सेस क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस, जिसमें हमें फर्स्ट यूनिट में दिया है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और किन किन संख्याओं से मिलकर बनती हैं, जैसे कि पूर्णांक, परिमेय या परिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, इससे संबंधित उसकी भूमिका। एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए प्रमेयिका दी गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर में दिया है हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि अंकगणित से संबंधित हमें एक प्रमेय पढ़नी है यहाँ पे। और फिर फोर्थ चैप्टर में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उन्हें सिद्ध करना, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, फोर्थ चैप्टर में। एंड फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी कि हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। एंड सिक्स्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से संबंधित उसका सारांश। अब है नेक्स्ट हमारा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमें टॉपिक दिया है उसकी भूमिका, यानी कि उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा भूमिका। एंड सेकंड दिया है हमें बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि बहुपद में जो शून्यांक दिए होंगे हमें उसके बारे में उनका क्या पढ़ना है, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि जो हमें सेकंड टॉपिक में दिए थे शून्यांक, फिर उससे संबंधित हमें पढ़ना है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। फिर हमें फोर्थ में दिया है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जो हमारे लिए बहुपद दिए होंगे उनको कैसे विभाजन करना है, उनके लिए हमें एक एल्गोरिथम दी हुई है, यानी कि एल्गोरिथम मतलब एक सीक्वेंस से उसे कैसे हम विभाजन करते हैं। फिर दिया है फिफ्थ चैप्टर में इससे संबंधित उसका सारांश। फिर है हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमें दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें भी पहला टॉपिक हमें दी हुई है भूमिका। फिर सेकंड चैप्टर दिया है, या हम बोल सकते हैं टॉपिक दिया है दो चरों में रैखिक समीकरण योग, यानी कि जो चर होंगे हमारे लिए, यानी कि उससे संबंधित हमें एक समीकरण दिया होगा, उसे हमें हल करना है। फिर उसके बाद है थर्ड में हमें दिया है रैखिक समीकरण योगों का ग्राफीय विधि से हल, यानी कि जो हमें रैखिक समीकरण दिए गए होंगे उनको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में हमें दिया है टॉपिक एक रैखिक समीकरण योगों को हल करने की बीजगणितीय विधि, यानी कि हमें एक रैखिक समीकरण दिया होगा, फिर हमें उसको अलग अलग विधि से हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको तीन विधियां पहले से दी हुई हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और थर्ड है वज्र गुणन विधि, यानी कि हम तीन विधियों से उसको हल करेंगे अपने रैखिक समीकरण को। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में हमें टॉपिक दिया है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, और सिक्स्थ में दिया है हमें उसका सारांश, यानी कि हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सारांश। फिर हमें दिया है फोर्थ चैप्टर यूनिट में दिया है द्विघात समीकरण, यानी कि यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या होते हैं उसके बारे में हम उसकी फर्स्ट टॉपिक में भूमिका पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड में पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी कि हमें गुणनखंड दिए होंगे, फिर उसके बाद हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, यानी कि द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हमें फिफ्थ में हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है, और सिक्स्थ में हमें उसका दिया है सारांश, यानी कि हम उसका सारांश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर, जिसमें नाम है उसका समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में फर्स्ट टॉपिक सेम वही है भूमिका। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड में समांतर श्रेणियां। फिर उसके बाद थर्ड में है हमारा एपी का n पद, यानी यानी कि नंबरिंग ना हो जिसमें, उसके लिए हम n पद निकालेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि हमें जो श्रेणी दी हुई होगी उसमें हम n पदों का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। फिर उसके बाद दिया है उससे संबंधित सारांश, यानी कि इस समांतर श्रेणियों का हम सारा सारांश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिया है हमें सिक्स्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में हमें उसकी भूमिका पढ़नी है। सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियां क्या होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में थर्ड टॉपिक में दिया है त्रिभुजों की समरूपता, यानी कि अब समरूपता पढ़ेंगे तो उसमें आगे एक त्रिभुज, यानी कि अब हमें त्रिभुज से संबंधित उसकी समरूपता पढ़नी है। और फिर फोर्थ चैप्टर में दिया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। अब कुछ हमें कसौटियां भी दी हुई होंगी त्रिभुजों के समरूपता से संबंधित, तो हम कसौटियां पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दिया है फिफ्थ में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि समरूप त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। फिर इसके बाद दिया है सिक्स्थ में हमें पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर इसके बाद हमें उसका सारांश पढ़ना है। फिर इसके बाद दिया है 7th यूनिट दिया है हमें निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी हमें उसकी भूमिका पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें उससे संबंधित दूरी का सूत्र पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्ड में विभाजन सूत्र। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हम निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और उससे संबंधित उसका सारांश पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधा 5 नंबर से आपकी मैचिंग पूछ ली जाती है, इसलिए इसमें फर्स्ट टॉपिक इसकी भूमिका पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित जितने अनुपात होंगे हम वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है हमारा थर्ड टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कुछ विशिष्ट मान होते हैं उनके हम अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है फोर्थ में दिया है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि जो हमें पूरक कोण दिए होंगे उनसे संबंधित हम उनके त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिया है हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, यानी कि त्रिकोणमिति संबंधित हमें 3 सर्वसमीकरण होती है, हमें उनके बारे में पढ़ना है, उनको सिद्ध भी करेंगे हम। ठीक है। फिर उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित हमें क्या पढ़ना है, सारांश। फिर उसके बाद दिया है हमारा 9th यूनिट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब था त्रिकोणमिति, अभी था, फिर इसके बाद आ गया है त्रिकोणमिति के अब अनुप्रयोग, तो उसमें भी हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति से संबंधित ऊंचाइयां और दूरियां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका सारांश पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा 10th चैप्टर, 10th है वृत्त। वृत्त से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें हमें उसकी भूमिका पढ़नी है फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड टॉपिक पढ़नी है वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचती है। फिर उसके बाद है थर्ड टॉपिक एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि हम एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ टॉपिक में हमारा सारांश हमें सभी चैप्टर्स में पढ़ना है। फिर इसके बाद है हमारा 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में भी हमें सेम वही भूमिका पढ़नी है। फिर इसके बाद पढ़ना है हमें रेखाखंडों का विभाजन। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड में किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी कि हम वृत्त पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। फिर उसके बारे में हमें उसका पढ़ना है सारांश। फिर आता है हमारा 12th चैप्टर। 12th चैप्टर में हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। फिर इसकी हमें भूमिका पढ़नी है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर, सेकंड टॉपिक, इसका नाम है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत दिया है इसमें, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड में दिया है हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं, ये सब वृत्त से ही निकाले जाते हैं, इससे हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है हमें, फोर्थ टॉपिक है हमारा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यानी कि समतल आकृतियों को संयोजन करते हैं उनका हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका सारांश। फिर आता है हमारा 13th यूनिट। 13th यूनिट में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और फिर हम उनका आयतन निकालेंगे। ठीक है। फिर उससे संबंधित हमें उसकी भूमिका पढ़नी है। फिर सेकंड टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ठोसों से संबंधित हम उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन, हम उनका आयतन भी निकालना देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी कि एक ठोस यदि है तो एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद है फिफ्थ हमारा शंकु का छिन्नक, यानी कि शंकु को यदि ऊपर से अलग कर दिया तो छिन्नक के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। फिर उसके बारे में हम नेक्स्ट है हमारा सारांश, यानी कि हम फिर उसका सारांश पढ़ेंगे सारे चैप्टर का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट है सांख्यिकी। सांख्यिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता था या आता है अभी भी। तो इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है उसकी भूमिका। सेकंड टॉपिक है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, यानी कि हमें जो आंकड़े दिए गए होंगे उनका हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है थर्ड टॉपिक है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का हम क्या निकालेंगे, बहुलक भी निकालेंगे। और फोर्थ टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, यानी कि जो आंकड़े दिए गए होंगे उनका हम फिर माध्यक निकालेंगे। पहले निकाला था माध्य, अब निकालेंगे माध्यक। फिर उसके बाद निकालेंगे हम फिफ्थ में दिया है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित हमें पढ़ना है उसका सारांश। ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिया है 15th चैप्टर। 15th चैप्टर का नाम है प्रायिकता, हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में इसका भी यूज है बहुत, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी
यहाँ हम पढ़ेंगे उसकी भूमिका, और फिर सेकंड में दिया है प्रायिकता, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, और फिर नेक्स्ट है उसका सारांश। हम यहाँ पे उसका सारांश पढ़ेंगे। हमने सभी चैप्टर्स में देखा है जैसे कि हमें सब में पढ़नी है उनकी भूमिका और पढ़ना है उनका सारांश, तो हम सब में उनकी भूमिका पढ़ेंगे और सारांश पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट की हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं से आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी चैप्टर वाइज। नेक्स्ट वीडियो से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।